स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस क्लास में, जिसमें हम द मैजिक आइलैंड्स के सेकेंड हाफ चैप्टर को पढ़ेंगे। कल जैसा मैंने पढ़ा द मैजिक आइलैंड्स यानी कि अंडमान निकोबार के बारे में, उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ वहाँ पर पौधों की पाई जाती हैं और जानवरों की पाई जाती हैं, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी पाई जाती हैं। उसके अलावा हमने इनकी लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करी, वहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करी। हमें पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे एंडेमिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन रेसेस भी हैं। तो आज हम आधे बचे हुए भाग को आज हम लोग पढ़ेंगे। कल तक जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ पर था कि ये एक पेड़ के पास खड़ी हैं और उस पेड़ के पास एक उल्लू बहुत ही बुरी तरह से दुखी है, एक वुडपेकर जो है वो ट्रंक पर चोंच मार रहा है, एक मोथ जो है वो ट्रंक के संग ट्रंक ही बने रहने का जो है वो प्रिटेंड कर रहा है। इस तरह की चीज़ें करके फिर वहाँ पर मेढकों के बोलने की आवाज़ आ रही है और जोंक यानी कि लीचेस इनके पैरों की तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ पर तो हमने छोड़ दिया था, अब आगे पढ़ेंगे। इसके आगे क्या आता है? But the rainforest is just one of the several important ecosystem of tropical Andaman Nicobar Islands। अब वो कह रहे हैं ये रेन फॉरेस्ट केवल इस इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम का एक हिस्सा भर है, एक पार्ट भर है। इसके और भी बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। बियॉन्ड इज मैनग्रोव बेल्ट। मैनग्रोव बेल्ट क्या है? एक प्रकार के पेड़ होते हैं with its crazy tangle of aerial roots that look like crowds of waving arms and dancing legs। अब वो कह रहे हैं कि इनकी जो जड़ें हैं, आपको पता होगा कि जैसे कि बरगद के पेड़ में आपने देखी हैं कि झूलती हुई जड़ें होती हैं, लटकती हुई जड़ें होती हैं, जो कि कहीं शाखाओं से या तने में से निकली होती हैं। उसी तरह से इस मैंग्रोव ट्री में भी उसी तरह से झूलती हुई एरियल रूट्स होती हैं। एरियल किसे कहते हैं? एरियल वो चीज़ होती है जो हवा में रहे। जिस तरह से हम लोग पक्षियों को एरियल एनिमल्स कहते हैं, उसी प्रकार से क्योंकि ये जड़ें हवा में लटकती रहती हैं, हिलती रहती हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? एरियल रूट्स कहा गया है। और उनको जब पेड़ की तरफ लटकते हुए लेखिका ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि जैसे उसके हाथ और पैर हवा में ऐसे ऐसे नाच रहे हैं। मैंग्रोव ट्रीज आर वेरी स्पेशल। अभी कह रही पेड़ बहुत स्पेशल हैं। देयर हैबिटेट इज सी वाटर एंड सॉल्टी सॉइल। अब आप देखिए, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वही सी वाटर है और सॉल्टी सॉइल यानी कि वो पानी जिसमें नमक मिला हुआ है और वो मिट्टी जिसमें कि नमक मिला हुआ है। बोथ डेंजरस एक्चुअली फैटल यानी बहुत ही डेंजरस, घातक जिसको कहते हैं, फॉर ऑर्डिनरी ट्रीज। जबकि ये दोनों ही चीज़ें एक साधारण पेड़ के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। एक अगर हम साधारण पेड़ में नमक मिला हुआ पानी डाल दें तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, वो खराब हो जाएगा। लेकिन ये मैंग्रोव ट्रीज जो हैं वो इन्हीं सॉल्टी पानी से और इन्हीं सॉल्टी सॉइल में अच्छे से पनपते हैं और खूब लंबे चौड़े इनके जंगल बनते हैं। क्यों बनते हैं? बट मैंग्रोव ट्रीज आर नॉट ऑर्डिनरी लाइफ्स। लेकिन इन जो मैंग्रोव ट्रीज हैं ये ऑर्डिनरी पेड़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दियर फनी लुकिंग प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स अगेन वही एरियल रूट्स हैं जो कि हवा में लटकती रहती हैं, जो कि कहाँ से निकलती हैं? ये इनको सहारा जड़ें भी कहते हैं। अ रूट दैट सपोर्ट्स अ प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। ऑफन ग्रोइंग फ्रॉम अ ट्रीज ब्रांचेस एंड रीच द ग्राउंड। जनरली ये पेड़ की शाखाओं से निकलती हैं और लटक के कहाँ तक चली जाती हैं? ज़मीन तक चली जाती हैं। ये जनरली पेड़ को सहारा देने के लिए होती हैं। तो ये कहते हैं कि ये पेड़ चूंकि ऑर्डिनरी पेड़ नहीं है, इन्होंने दे हैव evolved special organs and habitats to deal with their salty lives। अब उन्होंने क्या किया है? इवॉल्व का क्या मतलब होता है? इवॉल्व का मतलब होता है कि विकसित करना, डेवलप करना अपने अंदर। इन्होंने इस सॉल्टी जो उनके पास पानी भी और मिट्टी भी जो सॉल्टी है यानी जिसमें नमक है, उससे निपटने के लिए इन्होंने अपने अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स और कुछ हैबिट्स को क्या किया है? इनबिल्ड कर लिया है, डेवलप कर लिया है या इवोल्व कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल दियर फनी लुकिंग क्रॉप रूट्स हैव पोर्स विद विच दे ब्रीथ इन एयर। अभी कह रही हैं जो इनकी फनी लुकिंग क्रॉप रूट्स हैं, राइटर को ये फनी लग रही हैं। ये जो इनकी एरियल रूट्स हैं ये राइटर को फनी लग रही हैं। तो कह रही है इनके अंदर पोर्स होती हैं। पोर्स यानी छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा ये हवा से सांस लेते हैं। सिंस द सॉइल हैज़ वेरी लिटिल ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में बहुत कम ऑक्सीजन होता है, देयर रूट्स फिल्टर आउट सॉल्ट
एंड सो डू देयर लीव्स। अब इनके रूट्स क्या कहती हैं, इनकी रूट्स नमक को फिल्टर कर करके बाहर निकाल देती हैं। इनकी जड़ों में जो पोर होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्टर कर करके नमक को पेड़ से बाहर निकाल देते हैं, और ऐसा ही इनकी पत्तियां भी करती हैं। द लीव्स कैन स्टोर सॉल्ट एंड टेस्ट वेरी सॉल्टी इंडीड। और पत्तियां नमक थोड़ा स्टोर भी कर लेती हैं, इस वजह से इनका स्वाद बहुत ही नमकीन होता है। द मैंग्रोव ट्रीज, फॉरेस्ट एंड एडजॉइनिंग क्रीक्स आर द होम ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब यही जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, यानी मैंग्रोव जो ट्रीज हैं, उनके जो जंगल है वो, और उनके समीपवर्ती, एडजॉइनिंग मतलब पास वाली यानी निकटवर्ती, क्रीक्स यानी कि खाड़ियाँ। क्रीक्स किसे कहते हैं, खाड़ी को कहते हैं। क्रीक्स आर द होम ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब ये क्या है, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के घर हैं। किसका घर है, जो इस नमकीन पानी में पाए जाने वाला मगरमच्छ है, ये उसका घर है। द मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड एडजॉइनिंग क्रीक्स आर द होम ऑफ द salt water crocodile, the largest predator in Ireland and also the largest reptile in the world. अब ये क्या है, ये इस आइलैंड का सबसे बड़ा प्रेडेटर यानी शिकारी है, सबसे बड़ा शिकारी जानवर है। प्रेडेटर कौन होते हैं, वो हिंसक जानवर जो दूसरों का शिकार करके खाते हैं। तो ये इस आइलैंड का द लार्जेस्ट प्रेडेटर है। इसके अलावा ये लार्जेस्ट रेप्टाइल है इन द वर्ल्ड, रेप्टाइल है इन द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे बड़ा रेप्टाइल है। उसके बाद ये बताते हैं कि सॉल्टीज आर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स ग्रो टू 7 मीटर्स इन लेंथ। अब इनका नाम क्या है, इनको सॉल्टीज कहा जाता है, क्योंकि नमकीन पानी में पाए जाते हैं ना, सॉल्टीज कहा जाता है। ये क्या है, ये लगभग 7 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है, बट द एवरेज डे टू डे सॉल्टी इज 3 और 4 मीटर्स। अब लेकिन जो जनरली या नॉर्मली जो सॉल्टीज होते हैं, जो दिखाई देते हैं इधर उधर डे टू डे, उनकी लंबाई कितनी होती है, 3 से 4 मीटर तक की होती है, लेकिन इनकी लंबाई 7 मीटर तक हो सकती है। इन स्पाइट ऑफ देयर साइज दे कैन मूव इनक्रेडिबली। इनक्रेडिबली यानी आश्चर्यजनक रूप से। इनकी जो देखिए जनरली क्या होता है, जो बहुत बड़े जीव होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत हाइटेड होते हैं, वो आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन क्रोकोडाइल्स की ये खासियत है कि ये बहुत ही तेजी से क्या करते हैं, मूव करते हैं, बहुत तेजी से इधर से उधर भाग लेते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द एनवायरनमेंट बैलेंस्ड एंड हेल्थी। इसके अलावा ये वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के वातावरण को बैलेंस और हेल्दी रखने में भी बहुत मदद करते हैं। दे ईट प्रीडेटरी फिश विच हेल्प ह्यूमन्स डायरेक्टली। अब ये कुछ शिकारी मछलियों को खाते हैं। सबको पता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार से ये कुछ ऐसी बड़ी शिकारी मछलियों को खाना पसंद करते हैं, खाते हैं, और ये ह्यूमन को डायरेक्टली उससे लाभ पहुंचाते। कैसे, बिकॉज दीज प्रेडेटर फिश फीड ऑन स्मॉलर स्पीशीज दैट वी लाइक टू ईट। क्योंकि ये बड़ी शिकारी मछलियाँ उन छोटी मछलियों को खाती हैं जिनको ह्यूमन खाना पसंद करते हैं। इसलिए जब ये बड़ी शिकारी मछलियों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं, तो वो छोटी शिकारी मछलियाँ सेव हो जाती हैं, जिन्हें बाद में ह्यूमन खाते हैं। बियॉन्ड द मैंग्रोव बेल्ट्स इन द बीच often with white sand which looks like a ring of ice from a distance। अब मैंग्रोव ट्रीज के बाद क्या आते हैं, इनकी बेल्ट के बाद क्या आता है, बीच आता है। मैंग्रोव ट्रीज जो हैं उनका एक पूरा बेल्ट है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक बेल्ट यानी बहुत बड़े क्षेत्र में वही पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद बीचेस आते हैं, अंडमान निकोबार के बीचेस। often with white sand which looks like a ring of ice from distance। ये कैसे होते हैं, ये सामान्यतः सफ़ेद, एकदम सफ़ेद रेत के होते हैं, जिन्हें अगर कोई दूर से देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे आइस का, यानी कि बर्फ़ का क्या हो, रिंग हो, एक घेरा हो। दिस इज़ वेयर सी टर्टल नेस्ट। अब ये वो जगह है, ये बीचेस वो जगह हैं जहाँ पर सी टर्टल अपना घोंसला बनाते हैं। अब आपको कितने लोगों को पता था कि टर्टल भी अपना घोंसला बनाते हैं। जनरली हमने यही सुना था कि पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन टर्टल्स भी अपना घोंसला बनाते हैं, और यहाँ पर उन्हीं टर्टल्स के घोंसले पाए जाते हैं। अब ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कितने प्रकार की टर्टल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। 4 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल नेस्ट इन दीज आइलैंड्स। अब 4 प्रकार के
टर्टल्स की प्रजातियां इस आइलैंड पर पाई जाती हैं। द ग्रीन, द ओलिव रिडली, द हॉकबिल एंड द जाइंट लेदरबैक, weighing ऑलमोस्ट 1000 किलोज। अब ये 4 प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, ये किनकी हैं? समुद्री टर्टल्स की हैं, जिनका वेट कहाँ तक हो सकता है? 1000 किलोग्राम तक इनका वेट हो सकता है। तो ये चारों कहाँ बनाते हैं जाकर के नेस्ट? उन बीचेस पर बनाते हैं। द नेस्टिंग सीजन ऑफ सी टर्टल इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च इन द आइलैंड्स। इन आइलैंड पर इन सी टर्टल्स के जो अंडे मतलब नेस्ट बनाने का और अंडे देने का टाइम होता है, कब होता है? अक्टूबर टू मार्च होता है। द फीमेल सी टर्टल हैज़ टू डिग अ होल इन सैंड। अब क्या करती है? अंडे देने के लिए फीमेल सी टर्टल क्या करती है? वो सैंड में गड्ढा खोदती है एंड ले 100 to 200 eggs, और उसमें कितने अंडे देती है? 100 से लेके 200 तक के अंडे दे डालती है। कवर देम अप, मेक अ फॉल्स नेस्ट टू फूल प्रेडेटर्स एंड वेडल बैक इनटू द ओशन टोटली एग्जॉस्ट। अब क्या करती है? उसके बाद वो उसे ढक देती है, ढक करके वो उसके ऊपर एक नकली घोंसले जैसी कोई चीज़ बना देती है। क्या करती है? एक नकली घोंसले जैसी कोई चीज़ बना देती है, और उसके बाद वो एंड वेडल बैक, वेडल माने जैसे धीमे धीमे रुक रुक के डोलते हुए चलना, वेडल माने डोल डोल के चलना, यानी वो इतनी थकी हुई होती है सारा काम को करने में, वो इतना थक जाती है कि वो बहुत धीरे धीरे डोलते हुए वापस कहाँ चली जाती है? वो वापस ओशन में चली जाती है। द बेबी टर्टल्स ओनली एज बिग एज एन इडली एंड नॉट मच हेवियर। अब इन्हीं टर्टल्स के जो बच्चे होते हैं वो कितने बड़े होते हैं? जितनी बड़ी एक इडली होती है, और इनका भार भी ज़्यादा नहीं होता है। हैच अबाउट 60 days लैटर एंड स्क्रैम्बल इनटू द सी। इनको हैच होने में यानी अंडे से बच्चे बनने में कितना समय लगता है? इनको 60 दिन का समय लगता है, यानी कि 2 months। 2 महीने में ये बच्चे क्या हो जाते हैं? अपने अंडों से बाहर निकल आते हैं, यानी वो हैच हो जाते हैं। लैटर एंड स्क्रैम्बल इनटू सी। अब स्क्रैम्बल का क्या मतलब होता है? मूव क्विकली एंड ऑकवर्डली, ऑकवर्ड यानी तेजी तेजी और बड़े ऑकवर्ड ढंग से चलना, ऊट पटांग ढंग से चलते हुए, तेजी तेजी चलते हुए वापस जाके ये समुद्र में कूद जाते हैं। One of big turtle mysteries is that the mother turtle returns to nest and lay her eggs on the very same beach where she hatched many years ago। अब देखिए इनकी याददाश्त, देखिए इनकी याददाश्त कितनी बेहतरीन होती है कि मदर टर्टल कई सालों बाद भी लौट करके अगर उसे अंडे देने होते हैं तो लौट करके अपने उसी घोंसले में आती है जिस घोंसले में उसने कई साल पहले अपने अंडे दिए होते हैं। यानी वो एक नेस्ट बनाती है और जब भी उसे अंडे देने होते हैं वो लौट के उसी नेस्ट में आती है अंडे देने के लिए। अंडे ये पानी में नहीं देते हैं, अंडे ये कहाँ आकर के देते हैं? बीचेस पे देते हैं। अंडे देने के बाद मदर टर्टल वापस चली जाती है। अब देखिए मदर टर्टल इन एग्स को हैच नहीं करती है। जनरली हमने क्या देखा है कि जो मुर्गी वगैरह होती हैं जो अंडे देती हैं वो अपने अंडे को हैच करती हैं, जिसे हिंदी में सेना कहते हैं। तो वो अपने अंडों को सेती नहीं है, जैसे मुर्गी अपने अंडों को सेती है, ये अपने अंडों को सेती नहीं है, ये अंडे देती हैं। वो ऊपर से एक नकली नेस्ट जैसा कुछ बना देती हैं जिससे कि वो शिकारी जानवरों से बचे रहें, कोई उनके अंडों को खा ना जाए, और वापस से समुद्र में चली जाती हैं। 2 महीने बाद जब इनके बच्चे मतलब उस अंडों में से निकल आते हैं तो वो भी उछलते हुए और बहुत ही ऑकवर्ड ढंग से चलते हुए कहाँ चले जाते हैं? ओशन में वो भी चले जाते हैं। और जब सालों बाद फिर उस टर्टल को, उस फीमेल टर्टल को जब फिर अंडे देने होते हैं तो लौट करके वो अपने उसी सेम नेस्ट में आती है। वो भूलती नहीं है कि उसका नेस्ट कौन सा था। साइंटिस्ट हैव मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी अबाउट द एग्स ऑफ क्रोकोडाइल एंड सी टर्टल्स। अब जो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता लगाई है, डिस्कवर करी है किसके बारे में? क्रोकोडाइल और सी टर्टल्स के अंडों के बारे में। वो क्या है? वी यूज्ड टू बिलीव दैट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स in a nest is decided by the genes and chromosome in the embryo or unhatched animal। अब देखिए हम सबको क्या पता है? हम सबको पता है कि किसी भी मेल या फीमेल, जैसे किसी भी जानवर का बच्चा हो या अंडे के अंदर मेल या फीमेल होनी है, वो किस बात पर डिपेंड करते हैं? उनके जीन्स पर डिपेंड करते हैं, जीन्स पर और क्रोमोसोम्स पर। जीन्स और क्रोमोसोम वो चीज़ें हैं जो किसी भी क्या कहते हैं एम्ब्रॉय के, वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, इसको डिसाइड करने का काम करते हैं। तो जीन्स क्या होता है? सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए।
forming part of chromosome by which offsprings inherit characteristics from parents, जो parents से उसके गुण लेते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक जीन कैरिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल्स। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी मेल या किसी भी एम्ब्रॉय का जो वो मेल होगा कि फीमेल होगा ये डिसाइड करते हैं। In the but recent studies have shown that it is the nest temperature which makes the hatching a girl or boy. लेकिन ये जो सी टर्टल और क्रोकोडाइल्स होते हैं इनके बच्चों के संग ऐसा नहीं होता है। इनके बच्चों का वो मेल होंगे कि फीमेल होंगे ये कोई जीन्स या कोई क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? ये नेस्ट का टेम्परेचर डिसाइड करता है। यानी कि वो घोंसला किस टेम्परेचर में है उस हिसाब से उसके बच्चे मेल होंगे या फीमेल होंगे, ऐसा नेस्ट का टेम्परेचर डिसाइड करता है। इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग? अब वो पूछिए क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है? मदर नेचर रेगुलेट्स द नेस्ट टेम्परेचर सो एज टू प्रोड्यूस द राइट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अब लेखिका बता रही है कि मदर नेचर यानी प्रकृति खुद उन घोंसलों के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। क्यों रेगुलेट करती है? ताकि उनके यहाँ मेल और फीमेल का जो बैलेंस है वो गड़बड़ ना हो। यानी मेल्स जिस तादाद में चाहिए उस तादाद में मेल्स बने रहें और फीमेल्स जिस तादाद में चाहिए वो तादाद मेंटेन रहे, ना तो मेल घटे ना बढ़े और ना ही फीमेल घटे ना बढ़े, जिनसे कि उनकी जो आबादी का जो रेशियो है वो गड़बड़ ना हो। वाकई सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मदर नेचर ये डिसाइड करती है कि कौन लड़का बनेगा और कौन लड़की। बियॉन्ड द ब्यूटीफुल बीचेस आर द कोरल रीफ्स, अ कैलेडोस्कोप ऑफ कलर्स एंड शेप। अब ये कह रहे हैं इसके बाद खूबसूरत बीचेस के बाद किसका नंबर आता है? कोरल रीफ्स का। अब ये कोरल रीफ्स क्या होते हैं? इन कोरल रीफ्स को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो कोरल रीफ्स का मतलब होता है मूंगे की चट्टानें। अब मूंगा तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कि मूंगा क्या होता है। मूंगा एक प्रकार का कहना चाहिए स्टोन माना जाता है जिसको जेवरों में यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये मूंगा होता नहीं, स्टोन होता नहीं है। ये एक प्रकार के समुद्र में पाए जाने वाले कृमि होते हैं, मतलब एक छोटे कहना चाहिए कि जीव होते हैं जो एक कठोर शेल के अंदर रहते हैं, और यही जब बहुत सारे एक संग एक जगह जमा हो जाते हैं तो ये जमकर एकदम कठोर पत्थर जैसे कड़े हो जाते हैं। तो इनको क्या कहा गया? इनको कोरल रीफ्स कहा गया है, जो किसकी तरह दिखता है? कैलेडोस्कोप ऑफ कलर एंड शेप। जब इनका कलर और शेप हम देखें तो ये एक कैलेडोस्कोप की तरह दिखता है। अब ये कैलेडोस्कोप क्या होता है? कैलेडोस्कोप एक डिवाइस या एक टॉय आप समझ सकते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब कंटेनिंग मिरर एंड स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास। जैसे आप एक ट्यूब लीजिए, उस ट्यूब में आप दूसरी तरफ शीशा लगा दीजिए और बीच में कुछ रंग बिरंगे कांच के टुकड़े डाल दीजिए और दूसरी तरफ उसे शीशे से बंद कर दीजिए, और जब आप उसको अपनी आंख पर लगा के घुमा कर देखेंगे तो आपको बहुत तरह के रंग बिरंगे और बहुत तरह की आकृतियां यानी शेप्स दिखाई देंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये कोरल रीफ्स का जो कैलेडोस्कोप ऑफ कलर एंड शेप है वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? द वाटर ऑफ दीज आइलैंड्स आर क्रिस्टल क्लियर। इस आइलैंड पर जितना भी पानी है वो एकदम साफ है, और इसलिए जो नीचे यानी तली में जो कुछ भी चीजें हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी चीजें हैं, और इन्हीं के बीच में वो मूंगे की चट्टानें भी हैं, वो ऊपर से देखने में एकदम क्लियर दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे कैलेडोस्कोप से कोई चीज देखी जा रही है। सो वी आर एबल टू सी कोरल्स एंड फिश। इसलिए वो कोरल्स और फिश जो कि समुद्र के एकदम नीचे हैं, पानी में एकदम नीचे हैं, फ्रॉम द सरफेस विदाउट हैविंग टू डाइव अंडर वाटर। तो ये सब चीज़ें हम जनरली हमें ये सब चीज़ें देखनी हो तो हमें डाइव मार के पानी के नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाकर हमें दिखाई देगा हाँ यहाँ ये पेड़ पौधे हैं, हाँ ये मछली है, यहाँ पे ये रतन है, यहाँ पे मूंगे की चट्टानें हैं। लेकिन चूंकि इस आइलैंड का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए ऊपर से ही ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है बिना पानी के नीचे गए। मैनी स्पीशीज ऑफ कोरल एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स इनहेबिटेड दिस रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे कोरल की भी स्पीशीज अलग अलग हैं, बहुत सारी हैं, एंड अदर एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं जो इन रेन फॉरेस्ट के इन ओशंस में रह रहे हैं। एज कोरल रीफ्स आर कॉल्ड। और इन सबको जो समुद्र के अंदर इतनी सारी सब चीज़ें एक संग वहाँ पर हैं
उनको सबको मिला जुला के कोरल रीफ बोल दिया जाता है। दिस 4 लेयर इकोसिस्टम, अब वो बता रहे हैं कि यहाँ का इकोसिस्टम कितने लेयर का है, 4 लेयर का है। द रेन फॉरेस्ट, सबसे पहले हमने रेन फॉरेस्ट पढ़ा, फिर हमने मैंग्रोव ट्रीज पढ़े, फिर हमने बीचेस पढ़े, फिर हमने रीफ पढ़े। इज द टिपिकल अंडमान निकोबार आइलैंड, और यही क्या है, टिपिकल अंडमान निकोबार आइलैंड है। बिकॉज ऑफ दीज फैंटास्टिक हैबिटेट्स विद इन सच क्लोज रेंज ऑफ वन अनदर, और ये जो बेहतरीन जो ये हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट्स यानी तरह तरह के जीव जंतुओं के अपने अपने प्राकृतिक घर हैं, ये सब एक दूसरे के एकदम क्लोज हैं, सब एक दूसरे के आसपास गुथे हुए हैं। द आइलैंड बायोडाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली हाई ऑन द हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इस आइलैंड की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही हाई है। बायोडाइवर्सिटी यानी अ रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग विद इन वन एरिया, यानी ये प्लांट्स और एनिमल्स जो सब मिलजुल के एक एरिया में रहते हैं उसको वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो बहुत हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी संसार में जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है। अब मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और आई होप कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज भी जो पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। कितना बेहतरीन अंडमान निकोबार है। यहाँ पर हमने पहले रेन फॉरेस्ट पढ़े जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, उसके बाद हमने वहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज पढ़े, उसके बाद हमने बीचेस पढ़े और उसके बाद हमने वहाँ का जो ओशन था उसके अंदर जो कोरल रीफ्स थे उनको पढ़ा। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप जो है मुझसे बेधड़क कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल का जो हाफ पोर्शन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही इस जो आज का पोर्शन था इनके भी डिफ़िकल्ट जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके दे दूँगी। आई होप कि आप लोग मेरे ये क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं और इससे सीख रहे हैं। जय हिंद।